नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सबक। पिछले कुछ समय से अभय के मन में अपनी मम्मी को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बात यह नहीं थी कि मम्मी उसे डांटती थी या उसका ख्याल नहीं रखती थी। उसे स्वयं को लेकर मम्मी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मम्मी से उसकी नाराजगी की वजह तो यह थी कि मम्मी का व्यवहार उसके दादाजी के प्रति बहुत खराब था। अक्सर मम्मी दादाजी को बिना बात अपमानित ही नहीं करती थी, बल्कि अकेले में पापा के सामने भी दादाजी का झूठा नाम लेकर उनकी बुराई करती रहती थी। उस दिन तो मम्मी ने हद ही कर दी थी। जब नानाजी के सामने उन्होंने दादाजी का अपमान किया तो दादाजी को अच्छा नहीं लगा और वे चुपचाप बिना नाश्ता किए टेबल से उठ गए। दादाजी का नाराज होना भी गलत नहीं था। बात तो बस इतनी सी थी कि दादाजी ने केवल मम्मी को इतना कहा कि अंकिता, लगता है आज तुमने भूल से उपमा में नमक 2 बार डाल दिया है। दादाजी का इतना बोलना भर था कि मम्मी गुस्से में उबल पड़ी। बाबूजी, अब बुढ़ापे में आपका यही काम रह गया है कि आप सारे समय मेरे काम में गलतियां ढूंढें, यह नहीं कि जो कुछ मिला खा लिया। मम्मी के इस तरह चिल्लाने से दादाजी ही नहीं बल्कि टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए थे। मम्मी की बात पर अभय को बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वह भी दादाजी के साथ टेबल से उठ जाए, पर मम्मी की बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने पापा की ओर देखा। वे चुपचाप नाश्ता करते रहे। उसे पापा पर भी बहुत गुस्सा आया। वे मम्मी के इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें डांटते क्यों नहीं, उनसे इतना डरते क्यों हैं। नानाजी ने मम्मी को जरूर कहा, बेटी, तुमको अपने ससुर जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर मम्मी अपना ही रोना रोने लगी और अपनी सफाई में धड़ल्ले से झूठ बोलने लगी। मम्मी की बात सुनकर अभय हैरान था। मम्मी उसे तो कहती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर खुद कितना झूठ बोल रही थी। वे दादाजी का कौन सा ध्यान रखती हैं। उन्हें अपनी शॉपिंग, किटी पार्टीज और फोन से फुर्सत मिले तो वे दादाजी का कोई काम करें। अभय को समझ में नहीं आता कि उसकी मम्मी दादाजी से बेवजह इतनी नाराज क्यों रहती हैं। एक दिन उसने दादाजी से पूछा भी कि जब मम्मी उनका अपमान करती हैं तो वे उनके साथ क्यों रहते हैं, वापस गांव क्यों नहीं लौट जाते। तो दादाजी ने उसको बताया कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी में लगा दी। जो थोड़ी बहुत रकम बची थी वह दादी जी की बीमारी में लग गई। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है कि वे अलग रहकर अपना गुजारा कर सकें। बस गांव में उनका एक छोटा सा घर है जिसको वे अपने जीते जी नहीं बेचना चाहते। मम्मी पापा रोज उन पर दबाव डालते हैं कि वे अपना गांव का घर बेच दें। उससे जो रुपए आएंगे उससे वे लोग शहर में अपना बड़ा घर खरीद लेंगे। दादाजी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मम्मी पापा उनसे नाराज रहते हैं। अभय को ये सब अच्छा नहीं लगा। यही सब सोचते सोचते अभय की आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो रहा था कि उसके दोस्त करण ने उसे झिझोड़ते हुए उठा दिया। अरे अभय, इस समय दिन में कैसे सो रहे हो? चलो मेरे घर चलो। मेरे दादाजी मेरे लिए एक सुंदर सी गिफ्ट लेकर आए हैं। करण के उठाने पर अभय तैयार होकर उसके साथ उसके घर चल दिया। करण उसके पड़ोस में ही रहता था और दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। करण ने उसे अपनी साइकिल दिखाई और अपने दादाजी से मिलाने घर के अंदर ले गया। अभय ने देखा करण की मम्मी के साथ खाने की टेबल पर एक बुजुर्ग बैठे थे। अभय भी उन लोगों के साथ खाना खाने बैठ गया। अभय देख रहा था कि करण की मम्मी बहुत प्यार से उसके दादाजी को एक एक चीज के लिए पूछ रही थी। अभय को अनायास ही अपनी मम्मी की याद आ गई। वे तो कभी भी उसके दादाजी को इतने प्यार से नहीं खिलाती। वह जो भी चीज बनाती हैं सबसे पहले पापा को परोसती हैं, फिर उसे और सबसे अंत में दादाजी की प्लेट में बहुत बेमन से डालती हैं। अभय के नानाजी कई दिनों से अभय की मनोदशा का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अभय से पूछा, अभय बेटा, मैं 3-4 दिनों से तुमको देख रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की किताब होते हुए भी तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो?
अभय पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, पर उनके बार बार पूछने पर बोला, नाना जी, मम्मी सारे समय दादाजी का इतना अपमान क्यों करती हैं? मैंने आज करण के मम्मी पापा को देखा, वे तो उसके दादाजी की इतनी इज्जत करते हैं, फिर मेरी मम्मी ऐसी क्यों हैं? आप तो उनके पापा हैं, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? नाना जी ने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हें अपने दादाजी से बहुत प्यार है। सच कहूं बेटा, तुम्हारी मम्मी का बर्ताव मुझे भी पसंद नहीं, पर उसको समझाना इतना आसान नहीं है। पर तुम घबराओ नहीं, मैं अपने तरीके से उसको सबक सिखाऊंगा। नाना जी की बात सुनकर उसे काफी तसल्ली मिल गई थी। नाना जी 10 दिनों का प्रोग्राम बनाकर आए थे, पर 5-7 दिनों बाद ही उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया। दामाद बेटी तथा अभय ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने जरूरी काम का बहाना बनाकर उनकी बात अनसुनी कर दी। जाते जाते वे अपनी बेटी और अभय को क्रिसमस की छुट्टियों में कानपुर आने का न्योता दे गए थे। हालांकि अभय के मम्मी पापा क्रिसमस की छुट्टियों में गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, पर नाना जी के बहुत आग्रह करने पर उसकी मम्मी ने कुछ दिनों के लिए कानपुर जाने का प्रोग्राम बना लिया। अभय को लेकर अंकिता जब अपने मायके गई तो उसे अपने घर का माहौल काफी बदला हुआ लगा। एक तो अपनी मां की मृत्यु के बाद वह पहली बार मायके गई थी, इसलिए भी उनकी अनुपस्थिति में घर उसे बहुत सूना लग रहा था। फिर बाबूजी भी बहुत उदास और सुस्त लग रहे थे। अंकिता सोचने लगी, 2 महीने पहले जब बाबूजी उससे मिलने गए थे तब तो इतने बुझे बुझे से नहीं थे। उसने बाबूजी से पूछा भी तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि रिटायरमेंट के बाद अकेले बैठे समय काटना उनके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। बेटे बहुएं सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दोनों भाइयों ने अपने दोनों बड़े बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया है। घर में दोनों के 2 छोटे बच्चे रह गए थे, वे भी दिन भर अपने स्कूल ट्यूशन में व्यस्त रहते हैं। शाम को खेलने चले जाते हैं। रात को भी उनके पास केवल टीवी पर अपनी पसंद का कार्टून चैनल देखने आते हैं। उस समय अगर वे अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देख रहे होते हैं और उन्हें रिमोट पकड़ाने में 2-4 मिनट की ही देरी हो जाती है तो चिल्ला चिल्लाकर अपनी मम्मियों को बुला लेते हैं। बाबूजी, आप बच्चों को प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें रुलाया तो मत कीजिए। आप तो दिन भर टीवी देखते ही हैं। जब बच्चों का देखने का समय होता है तो भी आप बीच में उनको डिस्टर्ब करते हैं। अंकिता ने देखा, इस बार उसके भाइयों के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया था। रिटायरमेंट के पहले वे बाबूजी का जितना मान सम्मान करते थे वह सब तो अब समाप्त ही हो चला था। अब तो वे बात बात में बाबूजी की अवमानना करने में भी नहीं चूकते थे। उस दिन भी खाने की मेज पर जब सब बैठे थे तो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना खाते समय निवाला उनके मुंह में ना जाकर उनके कपड़ों पर गिर गया तो बड़े भैया का कितना मूड खराब हो गया था। वो झल्लाते हुए तुरंत बोल उठे, नमिता, बाबूजी को तुम अलग मेज पर बैठाकर खाना क्यों नहीं खिलाती? बार बार उनके मुंह से खाना गिरता रहता है, भोजन करने का मूड खराब हो जाता है। बस दूसरे ही दिन से बाबूजी को परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठने का जो एक मौका मिलता था वह भी अब बंद हो गया था। बाबूजी अपने ही कमरे में कैद से हो गए थे। बाबूजी पर हो रहे अन्यायों को देखते हुए भी अंकिता कुछ नहीं कर पा रही थी। उस दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी जब उसके जाने के 2 दिन पहले उसके दोनों भाई भाभीियों ने उसे अलग कमरे में बुलाकर बाबूजी की शिकायतों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा उसके सामने खोल दिया। बड़े भैया कह रहे थे कि बाबूजी अपनी 2 लाख की एफडी को तोड़वाकर उससे मिलने वाली धनराशि उन लोगों में क्यों नहीं बांट देते। इस उम्र में भी उनकी स्वार्थपरता को वे भी जी भरकर कोस रहे थे। उन्होंने जब उसे बताया कि वे बाबूजी को वृद्धाश्रम में रखने का मन बना रहे हैं तो उनकी बात सुनते ही वह क्रोध और आवेश से तिलमिला उठी। तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि अपने 2 बेटों और बेटी के होने के बाद भी बाबूजी को इस उम्र में वृद्धाश्रम की शरण लेने को मजबूर होना पड़ेगा। अभय पास ही बैठा था।
जब उसने अपने मामा और मम्मी के बीच बहस होते देखी तो उनकी बातें सुनकर वह बहुत भोलेपन से पूछ बैठा, मम्मी, यह वृद्धाश्रम क्या होता है? क्या अब नाना जी वहीं रहेंगे? क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ? अंकिता ने उसे डांटते हुए कहा, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम जाओ, बाहर जाकर खेलो। अभय के जाने के बाद उसने अपने भाइयों और भाभीियों को कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ बाबूजी के प्रति आप लोगों के व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हूँ। बाबूजी के 3-3 बच्चों के होते हुए भी उन्हें अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़े। इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी? आप चिंता ना करें, मैं बाबूजी को अपने साथ ले जाऊंगी। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि वाह भैया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अपने जीवन की संध्या बेला में क्या हम इस तरह जलील और अपमानित करें? मैं परसों जा रही हूँ, बाबूजी का टिकट हम लोगों के साथ ही बनवा दें, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कहती हुई वह गुस्से से बाहर निकल गई थी। रात को खाना खाने के बाद उसने जब अकेले में इस विषय पर बाबूजी से चर्चा की तो कुछ देर गंभीर रहकर सोचने के बाद वे बोले, बेटी, तुमने अभी जो कुछ भी मुझे बताया वह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आज तो सभी जगह हम वृद्धों की ऐसी ही स्थिति है। ऐसे बिरले ही मिलेंगे जिन्हें इस अवस्था में अपने बच्चों से अपेक्षित मान सम्मान मिलता है। आज के युग में यह हमारी नियति ही बन गई है कि हम अपनी शारीरिक वेदनाओं को भोगने के साथ साथ अपनी मानसिक परेशानियों को भी मूक भाव से झेलते रहें। कुछ देर रुकने के बाद वे दोबारा बोले, तुमने तो इन लोगों द्वारा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात शायद यह सोचकर मुझसे छिपाई कि मुझे इस बात से गहरा सदमा लगेगा। पर आज दोपहर में ही अभय मुझे तुम लोगों के बीच हो रही बातचीत के विषय में बताता हुआ पूछ रहा था, नाना जी, वृद्धाश्रम क्या होता है? मामा मामी आपको वहां भेजने की बात कर रहे थे, तो मम्मी उनसे झगड़ा क्यों कर रही थी? मैंने पहले तो उसके प्रश्न को टालना चाहा, पर जब वह बार बार मुझसे पूछता रहा तो मुझे समझाना पड़ा कि जब बच्चों के दिलों और घरों में बड़ों के लिए जगह कम पड़ने लगती है तो उन्हें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। जानती हो, मेरी बात सुनकर उसने मुझसे क्या कहा? वह बोला, तब तो नाना जी आप अपने साथ मेरे दादाजी को भी क्यों नहीं ले जाते? मेरी मम्मी भी सारे समय पापा से कहती रहती है कि जब से दादाजी आए हैं उनकी प्राइवेसी खत्म हो गई है और घर भी छोटा पड़ने लगा है। दादाजी का भी घर में मन नहीं लगता। आप दोनों साथ रहेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। अपने बाबूजी की बात सुनकर अंकिता एकदम से झेंप गई। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखा बेटी, छोटे बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं, वे कितनी जल्दी अपने ढंग से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। बाबूजी की बात सुनकर अंकिता कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोली, बाबूजी, पर मैंने सोच लिया है कि आप मेरे साथ ही चलेंगे। इन लोगों के पास मैं आपको और जलील नहीं होने दूंगी। इन लोगों के पास भले ही आपके लिए जगह नहीं है, पर मेरे घर में आप आराम से रह सकते हैं। अभय के साथ उसका रूम शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि आप इन लोगों की बातों में आकर अपनी एफडी बिल्कुल नहीं तुड़वाइएगा। ये लोग आपसे आपके बुढ़ापे का एकमात्र सुरक्षा कवच भी छीन लेना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। अंकिता के कंधे पर हाथ रखते हुए बाबूजी बोले, चलो, मुझे इतनी तसल्ली तो मिली कि इस बुढ़ापे में मेरे बेटे नहीं तो बेटी मुझे अपने साथ रखने को तैयार है। पर सोचो, उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी जिनका दुख बांटने के लिए उनकी बेटियां नहीं होती। बुरा मत मानना, पर एक बात कहूं, आज मैं तुम्हारा पिता हूं और तुमसे मेरा खून का रिश्ता है, इसलिए तुम्हें आज मुझसे इतनी हमदर्दी हो रही है कि तुम मेरे इस सब कष्ट उठाने को तैयार हो। पर क्या कभी तुमने इतनी सहृदयता अपने ससुर जी के विषय में भी सोचने की कोशिश की है? मैं अभी कुछ समय पहले ही तुम्हारे यहाँ जाकर आया हूँ। सच बताना, तुम्हारा अपने ससुर जी के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं है जो कि तुम्हारे भाई भाभीियों का मेरे साथ है।
क्या तुमने भी कभी उनकी जरूरतों आवश्यकताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल किया है? मैं जितने दिन तक तुम्हारे घर रहा, मैंने मेरे और उनके प्रति तुम्हारे व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया। तुम छोटी छोटी बातों में उनकी जितनी अवमानना करती हो, उसे देखकर तो मुझे स्वयं पर शर्मिंदगी हो रही थी। हम लोगों ने तो तुम बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। एक बात और कहूं, तुम्हारे और दामाद जी के ऐसे आचरण को देखकर नन्हे से अभय के हृदय पर क्या बीतती है? क्या कभी तुम लोगों ने जानने की कोशिश की? अभय ने ही मुझे बताया कि तुम लोग जिस तरह उनका अपमान करते हो, उसे बहुत बुरा लगता है। वह भले ही तुमसे डरकर तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, पर तुम लोगों के प्रति उसके मन में कितनी दुर्भावनाएं पनपने लगी हैं, यह उसकी बातों से मैंने जाना। वह मुझसे कहता है कि वह भी बड़ा होकर तुम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि बड़ों की भावनाओं को आहत करना कितना कष्टकर होता है। वह किशोरावस्था के जिस दौर से गुजर रहा है, यह उसके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। इस समय बच्चों के मन की कच्ची मिट्टी पर जो लकीरें बन जाती हैं, वह कभी कभी जीवन भर नहीं मिट पाती। बाबूजी फिर कुछ देर चुप रहकर बोले, हाँ, एक बात और है। तुम मुझे तो आने वाले समय के लिए अपनी एफडी को बचाकर रखने की सलाह देती हो, फिर तुम लोग अपने बाबूजी से कैसे उम्मीद करते हो कि वे भी अपना एकमात्र सुरक्षा कवच, अपना मकान तुम लोगों को सौंपकर तुम्हारे मोहताज हो जाएं? बस अंत में इतना ही कहूंगा कि काश तुम मेरे प्रति जितनी सहृदय और उदार हो, उसका अंश मात्र भी अपने ससुर जी के प्रति होती तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। आज अभय की बातों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध कराऊं। अब मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। बाबूजी की बातें सुनकर अंकिता का मन बहुत बोझिल हो गया था। वह चुपचाप वहां से उठ गई। दूसरे दिन वह अभय के साथ वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई। भागती ट्रेन के साथ रास्ते भर उसके विचारों की उथल पुथल सी चलती रही, पर जब वह घर पहुंची तो उसका मन स्थिर हो गया था। घर पहुंचकर उसने अपने पहुंचने की सूचना बाबूजी को दे दी। उन लोगों के जाने के 3-4 दिन बाद जब अभय का अपने नाना जी के पास फोन आया तो वह बहुत खुश लग रहा था। उसने उनसे कहा, नाना जी, आपने तो मेरी मम्मी पर जादू कर दिया। सच, वे एकदम बदल गई हैं। अब वे दादाजी से बहुत अच्छे से बात करती हैं और उनका बहुत ध्यान रखती हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो दादाजी से ही बात कर लो। कहते हुए उसने फोन अपने दादाजी को पकड़ा दिया। दादाजी फोन पर केवल इतना ही बोल पाए, मनोहर लाल जी, आपने तो मेरी बहू को मेरी बेटी बनाकर भेज दिया। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई थी। मनोहर लाल जी की आंखें भी नम हो गई थी। अपनी योजना को सफल होते हुए देखकर उन्हें गहरा संतोष मिला था। उन्होंने तुरंत अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, बच्चों, चलो, तुम लोगों के सहयोग से अपने ड्रामा का सुखद अंत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम चारों की सहायता के बिना भला मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर कैसे ला पाता। बाबूजी की बात सुनकर सभी के चेहरों पर हर्ष और संतोष की लहर दौड़ गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।